आज हम चीन की सभ्यता की कहानी जानेंगे जो लगभग 3800 साल पहले हुआंगहे नदी यानी पीली नदी की घाटी के निचले बेसिन से शुरू हुआ और यांजी नदी की घाटी तक फैल गया। चीन की इस नदी को पीली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तरह की पीली मिट्टी घुली हुई होती है। इस नदी के किनारे कृषि से जुड़े हुए लोग बसे। ये नदी अपनी दिशा बदलती रहती है, इसलिए बाढ़ आने से लोगों का एक जगह बसे रहना मुश्किल होता था। बहुत सारी डैमेज का सामना करना पड़ता था। पीली नदी चाइना के लिए हमेशा से मुश्किलों का कारण रहा, इसीलिए इसको चाइना का दुख यानी सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। नदी के बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई से वहाँ शहरों का विकास हुआ। पीली नदी सभ्यता को उस वक्त के 4 नदी घाटी सभ्यताओं में गिना जाता है। उन 4 में से टाइग्रिस और यूफ्राट्स यानी दजला और फरात नदी के बीच मेसोपोटामियन सभ्यता थी, जो आलीशान महलों और मंदिरों के साथ साम्राज्य के निर्माण कर रहे थे। और नील नदी के घाटी पर गिफ्ट ऑफ नीली के रूप में इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता थी, जो सबसे अमीर हुआ करती थी। ये लोग पिरामिड बनाने में व्यस्त थे। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता थी, जो उस वक्त सबसे ज्यादा बुद्धिमान और इंजीनियरिंग माइंड वाले थे। वो पूरे शहर को ही आधुनिक बनाने में लगे थे। बाकी तीनों सभ्यताओं के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पीली नदी सभ्यता आगे चल के शांग, झो, चीन, हान और तांग जैसे राजवंशों में बदलते गए। कहा जाता है चीन में पहले छोटे छोटे नगर राज्य थे, उसमें शांग शासकों का राज था। शांग राजवंश के 17 पीढ़ियों के 31 राजाओं ने लगभग 600 साल तक चाइना में शासन किया। बाद में झो के सरदारों ने शांग शासकों को उखाड़ फेंका और छोटे छोटे नगर राज्यों को मिलाकर 12 बड़े राज्य का निर्माण किया। शांग डायनेस्टी में सभ्यताओं वाली सारी विशेषताएं थी, जिसमें धातु शोधन, शहरी बस्तियों, इमारतों का निर्माण, समाज, राजा, कुलीन वर्ग, राजनीति, धर्म और लेखन प्रणाली मौजूद थे। इन लोगों ने अक्षर बनाया, पितृ पूजा यानी पूर्वजों की आत्माओं की पूजा की और नौकर प्रथा की शुरुआत की। निजी कैलेंडर बनाया, कांसी की ढलाई की चीजें बनाई, बस्तियों में कूटी हुई मिट्टी का दीवार बनाया। इनकी कब्र भी मिस्र के फिरौनों के कब्र से बहुत अलग नहीं थी। इनके कब्र भी खजानों से भर दिया जाता था। थोड़ा बहुत छोड़कर वहाँ के सारे कब्र लुटेरों ने लूट लिया था, लेकिन राजा वुडिंग की पत्नी लेडी चो के कब्र डाकुओं से अछूता रह गया। उनके कब्र में खजानों के साथ 6 कुत्ते और 16 लोगों के कंकाल भी पाई गई। मिस्र की तरह चीन में भी राजा और कुलीन वर्गों के मरने के बाद दूसरे लोगों को बलि देकर साथ में दफन कर दिया जाता था। इनमें पत्नी, दास या कैदी भी हो सकता था। कंकालों में किसी का सिर कटा हुआ था और किसी की हड्डी टूटी हुई थी। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन में 3 बड़े राज्य थे, किन, चू और ची। इनमें से किन के राजा बाकी 2 राज्यों को जीत लिया और 3 राज्यों को मिलाकर एक बड़े राज्य में बदल दिया। पहली बार किन राजा किन शी हुआंग ने पूरे चीन को एक राज्य में बदला, इसलिए इन्हें चीन का पहला सम्राट कहा जाता है। उन्होंने ही चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि उत्तराधिकारी राजाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस दीवार को बढ़ाते गए। अब ये 20,000 किलोमीटर से अधिक फैली दीवारों का एक नेटवर्क है और चौड़ाई इतनी है कि इसमें 5 घोड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते हैं। ये इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी संरचना है। मिस्र की पिरामिड भी इस दीवार के सामने चींटी का घर लगते हैं, ऐसा वॉल्टेयर का कहना है। खानाबदोश और बाहरी आक्रमणों से अपने इलाके को बचाने के लिए चीन के उत्तरी भाग में इस दीवार को बनवाया गया था। दीवार निर्माण करने में लकड़ी, कुटी हुई मिट्टी के अलावा श्रमिकों ने मोर्टर में चिपचिपा चावल के आटे का इस्तेमाल किया। कहा जाता है इनमें 378 करोड़ से भी ज्यादा ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। आज ये दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। दीवार निर्माण में जो भी अपने लगन से मेहनत नहीं करता था, उसे मारकर वही दफन कर दिया जाता था। ऐसा अनुमान है कि दीवार निर्माण में लगभग 4 लाख लोग मारे गए और दीवार के नीचे ही दब गए, इसीलिए इसे पृथ्वी पर सबसे लंबा कब्रिस्तान कहा गया। इसके निर्माण के दौरान भोजन की कमी, खड़ी पहाड़ियां और क्रूर मौसम के साथ मजबूर किसानों और सैनिकों को भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। सम्राट किन शी हुआंग को 8000 टेराकोटा सैनिकों के साथ दफनाया गया था। ये लगभग 2200 सालों तक लोगों की नज़रों से छुपा रहा। साल 1977 में एक किसान कुआं बनाने के लिए वहां की खुदाई कर रहा था। तब पहली बार जमीन में दबी इतिहास के ये बेशकीमती खजाना हाथ लगा। टेराकोटा आर्मियों का निर्माण सम्राट को सुरक्षा देने के लिए गार्ड्स के रूप में किया गया था। किन वंश के बाद हान वंश ने लगभग 400 सालों तक राज किया। हान राजा लियो पेंग ने किन सेना को हरा दिया
और हान साम्राज्य खड़ी कर दी। हान के दौरान चीन की बहुत तरक्की हुई, सिल्क रोड खोला गया, वियतनाम, कोरिया और एशिया के साथ व्यापारिक संबंध बना, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। चीन में जितना मान सम्मान शिक्षित व्यक्ति को दिया जाता था उतना कोई अन्य सभ्यता में नहीं दिया जाता था। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते थे क्योंकि शिक्षा के आधार पर व्यक्ति का पहचान बनता था। चीन में कई दार्शनिक विद्वान भी हुए जैसे कि कॉन्फ्यूशियस, लाओ त्से, मेंसियस। बात करें चीन की धार्मिक जीवन की तो प्राचीन चीन अंधविश्वास, जादू टोने और बलि प्रथा से ग्रसित थे। राजाओं ने कृषि, फसल, बच्चों की पैदाइश, बीमारियां, आपदाओं के हल के लिए आत्माओं से संपर्क करते थे। इसमें ऑरिकल बोन्स का इस्तेमाल होती थी। इन हड्डियों में सवाल लिखकर इसे गर्म किया जाता था। इसके चटकने के तरीकों से भविष्यवाणी की जाती थी। अब तक 2 लाख से भी ज्यादा ऐसे ऑरिकल हड्डियां पाई गई। बाद में लाओ त्से ने ताओ धर्म की शुरुआत की। इसमें ज्ञान प्राप्ति और आंतरिक सुख पाने के मार्ग बताया गया। इनके देवी और देवता यिन और यांग थे। चीनी रसायन, चीनी दवाई, कुंफू, फेंगशुई, चीनी पकवान किसी न किसी तरह से ताओ धर्म से ही जुड़ी रही है। कन्फ्यूशियस ने कन्फ्यूशियस धर्म की शुरुआत की। उन्होंने समाज का अध्ययन किया और देखा कि लोगों में एकता की कमी है, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। कन्फ्यूशियस ने शासन सुधार की शिक्षा दी। उनका मानना था कि एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां प्रजा का शोषण ना हो पाए, प्रजा हमेशा सुखी और संपन्न रहे। आदर्श शासक होने पर प्रजा भी आदर्श हो सकते हैं। ये धर्म जीवन दर्शन के रूप में थे। ये देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं कहते थे। कॉन्फ्यूशियस के समाज सुधार नीतियों को हान शासकों ने अपनाया और एक शानदार केंद्रीय सत्ता बनाया जिसमें प्रजा की सुख सुविधा के लिए काम किया। हान के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बाद में ताओ और कॉन्फ्यूशियस का उतना महत्व नहीं रहा जितना महत्व बौद्ध धर्म का हो गया। हान के बाद तांग, सुई, सोन, यान, मिंग और किंग राजवंशों ने चीन में राज किया। चीनी समाज में लोग शिक्षित वर्ग, व्यापारी, कारीगर, सैनिक, किसान और कैदी वर्ग में बटे हुए थे। शांग काल में चीनी मिट्टी के सिरेमिक, ब्रोंज की चीजें और हाई क्वालिटी के सिल्क बनाया जाता था। लिखने के लिए ऑरिकल हड्डी और कछुए के खोलों का इस्तेमाल करते थे। चीनी लिपि में 4000 से भी ज्यादा संकेत है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक यानी वर्टिकल लाइन में लिखा जाता था। झो के दौरान पॉटरी और लोहे का इस्तेमाल हुआ। किन डायनेस्टी के दौरान चीन में चाय की खोज हुई जिसकी जादू आज भी दुनिया भर में छाई हुई है। इसके अलावा करेंसी, टेराकोटा और चीन की दीवार की शुरुआत भी किन डायनेस्टी में हुआ। हान डायनेस्टी के दौरान चीन में कागज का आविष्कार हुआ। कंपास और चेंग हेंग द्वारा भूकंप डिटेक्टर का आविष्कार हुआ। तांग डायनेस्टी वालों ने खेल खेल में बारूद का आविष्कार कर लिया। वहाँ ये आतिशबाजी में इस्तेमाल हो रहा था। प्रिंटिंग मशीन का भी आविष्कार तांग डायनेस्टी में हुआ। मिंग डायनेस्टी वालों ने पोर्टलैंड और लुबान द्वारा पहला छाता का आविष्कार भी चाइना में हुआ। चीन में नहर खोदना, कृषि कार्य, सुअरों का पालन, रेशम के कीड़ों का पालन और खास क्वालिटी के रेशम बनाना। सिल्क रोड से देश विदेशों में घूमकर सिल्क, सेरामिक, फार, जेड, ब्रॉन्ज, लोहा, कागज और चाय पत्ती बेचना, दूसरे देशों से हाथी दांत, कीमती पत्थर, सोना चांदी आयात करना, ये चीन की सभ्यता की हिस्सा हुआ करती थी।